वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एक काल्पनिक रचना है और इसे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्क पाठकों के लिए अभिप्रेत किया गया है। इसमें दिए गए सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और दुर्घटनाएं या तो लेखक की कल्पना का उत्पाद हैं या काल्पनिक तरीके से उपयोग किए गए हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी वास्तविक घटना से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग मात्र मानी जाएगी। अध्याय 314 नए क्षितिज। पोर्टल के खुलने और अरसलान द्वारा देखी गई घटनाओं से पहले बहुत कम समय बीता है। उसकी बड़ी बहन के हस्तक्षेप से पहले ये रहस्यमयी महिलाएं कई जागृत लोगों को पोर्टल के माध्यम से लाने में कामयाब रहीं। इसका मतलब है कि दूसरी तरफ पोर्टल के पीछे जो भी हो उसे पहले से ही पता होना चाहिए कि इस पर क्या हो रहा है। जब आउटसाइडर लीडर ने अजीब पत्थर का उपयोग करके अरबेल और एक अन्य युवक को पराजित किया तो अरबेल के प्रकोप से बचने में कामयाब रही महिलाएं अरबेल के भाई अरसलान सहित शेष जागृत लोगों को पोर्टल तक ले जाने में लगी रहीं। अरसलान, मिलेना और बाकी गिल्ड लीडर अजीब हथकड़ियों से बंधी इन महिलाओं का विरोध नहीं कर सके। उसी समय गांव के बाहरी इलाके से शुरू होकर आग की लपटों ने अपनी चपेट में ले लिया। ये आग तेजी से फैलती गई, एक के बाद एक इमारतों को अपनी चपेट में लेती गई और उनके साथ आग लगाने वाले नरस्वर कठपुतलियों को भी। विचित्र शिलालेखों वाली लकड़ी की इमारतें जो ईंधन का भी काम करती थीं, शीघ्र ही आग के एक बड़े, तेजी से संकीर्ण होते हुए घेरे में बदल गईं। आउटसाइडर लीडर को तुरंत एहसास नहीं हुआ कि अरबेल, जिसे उसने अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था, उसके साथ कुछ गड़बड़ है। पहले तो उसने भौहें चढ़ाईं। काली ऊर्जा के प्रभाव से दर्द से चीखने के बजाय जिस महिला को उसने पकड़ा हुआ था वो बहुत शांत व्यवहार कर रही थी। इससे वो और भी क्रोधित हो गई और कलाकृति के बारे में भूलकर उसने अपने शिकार के शरीर में अंधकारमयी ऊर्जा का प्रवाह बढ़ा दिया, इस आशा में कि अंततः वो उसकी दर्द भरी चीखें सुन सकेगी। काली ऊर्जा ने नए जोश के साथ अरबेल के शरीर में प्रवेश किया। पहले अंधकार तत्व के करीब होने से उसे इस ऊर्जा का प्रतिरोध करने और इसे अवशोषित करने में मदद मिलती थी, लेकिन अब इतने शक्तिशाली हमले के सामने उसका शरीर इसका सामना करने में असमर्थ था। इन पीड़ादायक चीखों के साथ अरबेल ने अंततः अंधेरे ऊर्जा के संपर्क में आने का दर्द का अनुभव किया, जिससे बाहरी नेता को बहुत खुशी हुई। अरबेल की दर्दभरी चीखें लीडर की आत्मा पर मरहम की तरह थी। वो इस दृश्य का आनंद ले रही थी और आखिरकार उसके उग्र और गुस्से भरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। आहा! वो अरबेल की चीखों पर जोर से हंसते हुए बोली। कंधों से काला ब्लेड हटने के बाद जमीन पर लेटे ईदान के अवतार ने अरबेल की चीख सुनी और उसे कार्यवाही का संकेत समझा। वो और बर्दाश्त नहीं कर सकता था और अरबेल को और तकलीफ नहीं दे सकता था। समय आ गया है, ईदान ने मन ही मन कहा, और वो काली ऊर्जा जो उसके घावों को किसी संक्रमण की तरह संक्रमित कर रही थी और फैल रही थी, धुआं बनकर बिखरने लगी। उसी समय घाव भरने लगा और एक हल्की सी चमक निकलने लगी। पास खड़े 5 प्लैटिनम रैंक वाले बाहरी लोगों ने ईदान के अवतार में आए बदलावों को तुरंत नहीं देखा, लेकिन जब उन्होंने देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन सभी 5 के सामने प्रकाश का एक गोला प्रकट हुआ और जब उन्होंने भय से अपनी आंखें खोली तो सभी 5 गोले तेज रोशनी से फट गए, जिससे पोर्टल के सामने का क्षेत्र प्रकाशित हो गया और सभी बाहरी लोगों का ध्यान आकर्षित हो गया। यहाँ तक कि अरबेल को यातना दे रही बाहरी नेता भी तेज रोशनी से अंधी हो गई थी, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी और उसने अरबेल को नहीं छोड़ा था। हालांकि अरबेल के शरीर में प्रवेश कर रही काली ऊर्जा का प्रवाह कमजोर हो गया, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। ईदान के अवतार ने अपनी गंभीर चोटों के बावजूद पूरी तरह ठीक होने का इंतजार नहीं किया और जैसे ही वो चलने में सक्षम हुआ, तुरंत कार्यवाही शुरू कर दी। अग्नि के अल्फा में सफलतापूर्वक रूपांतरित होने के बाद उसके काले बाल और आंखें फिर से लाल हो गई। हालांकि ये लाल रंग जल्दी ही सुनहरे प्रतिबिंबों के साथ गुलाबी बैंगनी रंग का बदल गया। ईदान के नए परिवर्तन से निकलने वाली लपटों ने एक असामान्य रंग ग्रहण कर लिया, जो पागलपन की ऊर्जा के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से मिश्रित हो गया। ईदान के पीछे एक गगनचुंबी गर्जना के साथ उसके ज्वलित पंख, जो सामान्य पंखों से बिल्कुल अलग थे, फट पड़े। पागलपन की लपटों की तरह वे भी गुलाबी बैंगनी रंग के थे, लेकिन उनमें सुनहरी चिंगारियां का मिश्रण था। ईदान की ये नई ज्वाला 3 बिल्कुल अलग अलग तरह की ऊर्जाओं का अद्भुत संगम थी। पिछली बार की तरह जब उसने आभा और अग्नि तत्व के साथ साथ पागलपन ऊर्जा का उपयोग किया था, इस बार उसने आभा की जगह अपने दूसरे तत्व प्रकाश का उपयोग किया।
ईदान को आमतौर पर इन तीनों शक्तियों को एक साथ लाना नहीं आता था और उसने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा संभव है। लेकिन नेड के साथ मिलकर काम करते हुए उन्हें आश्चर्य और खुशी हुई कि उन्होंने अपने लिए नए क्षितिज खोजे। अब वे ऐसी चीजें बना सकते थे जिनके बारे में उन्होंने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सब कुछ पलक झपकने के पहले ही घटित हो गया, इससे पहले कि तेज रोशनी फीकी पड़ जाती। ईदान के नए रूपांतरित अग्निपंख 10 अग्नि ब्लेडों में बदल गए और उनमें से सभी ने 2 ब्लेडों से उन 5 बाहरी लोगों पर निशाना साधना शुरू कर दिया जो अचानक पकड़े गए थे। चारों बाहरी लोगों को होश आने का समय ही नहीं मिला क्योंकि 2 ईदान ब्लेडों ने उन्हें छेद दिया, एक सिर में और दूसरे छाती के बीच में, जिससे उन पर घातक वार हुए। पांचवी, जो उनमें से सबसे शक्तिशाली थी, प्रकाश तत्व के प्रभाव से बच नहीं सकी। वो कमजोर हो गई और उसके शरीर पर कुछ शिलालेख मिट गए, लेकिन आखिरी क्षण में वो प्रतिक्रिया करने में कामयाब रही। उसकी 2 काली धारियां अपनी शक्ति और स्थायित्व खोकर ईदान की धारियों से टकराईं और फिर बिखर कर गायब हो गई, लेकिन वे धारियों की दिशा बदलने में कामयाब रहीं। ईदान ने परिणाम का इंतजार नहीं किया, बल्कि खुद आगे बढ़ा और उस आखिरी व्यक्ति पर हमला कर दिया जो चमत्कार से उसकी ब्लेड से बच गई थी, एक महिला। अपनी तलवार में तीनों प्रकार की ऊर्जा भरकर, जिसे ईदान ने घायल होने के बाद भी नहीं छोड़ा था, उसने वार किया। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उस महिला ने उस पर मानसिक रूप से हमला कर दिया, जिससे उसकी लय बिगड़ गई और ईदान चूक गया। सत्यानाश हो, उसने गाली देते हुए कहा। उसे एहसास हुआ कि वो मानसिक हमले के लिए तैयार नहीं था। पेंडेंट ना होने की वजह से नुकसान उसके उम्मीद से कहीं ज्यादा था। हालांकि उसका पछतावा ज्यादा देर तक नहीं रहा। ईदान ने तुरंत अपना दूसरा वार किया, लेकिन इस बार उसका निशाना ये महिला नहीं बल्कि कोई और था। जब ईदान चूक गया तो महिला खुश हो गई, लेकिन ये एहसास ज्यादा देर नहीं रहा। अचानक उसे सीने में तेज दर्द हुआ और नीचे देखने पर उसे एक उभरी हुई अग्नि जैसी धारा दिखाई दी जो पीछे से उसे छेद रही थी। महिला को ये समझने का भी समय नहीं मिला कि ये कैसे हुआ। दूसरा ब्लेड उसके शरीर में बगल से घुस गया, फिर तीसरा, चौथा और इस तरह 9 ब्लेड एक साथ उसके शरीर में घुस गए और आखिरी 10वां ब्लेड उसके सिर में घुस गया, जिससे उसकी जान चली गई। कुछ ही सेकंड्स में जब पोर्टल के सामने चौक में एक तेज रोशनी चमकी तो 5 प्लैटिनम रैंक के बाहरी लोग ईदान और नेड के हाथों मर गए, जिन्होंने मिलकर काम किया और कुछ अविश्वसनीय प्रदर्शन किया। बाहरी नेता बाकी सबकी तरह तेज रोशनी से अंधी हो गई थी। उसके शरीर पर लिखे शब्द थोड़े धुंधले हो गए, लेकिन पूरी तरह गायब नहीं हुए। वो तनाव में थी और किसी भी अचानक हमले से बचने के लिए तैयार थी। जैसे ही तेज रोशनी कम हुई, उसे लगा कि उसके कुछ बाल झड़ गए हैं। उसे ये देखकर बहुत डर लगा कि जिस महिला को उसने पकड़ा हुआ था वो गायब हो गई है और उसे कुछ दूरी पर दिखाई दे रही है। ईदान की बदौलत अरबेल उस महिला की पकड़ से छूट गई, हाँपते हुए पीछे हट गई। ईदान ने न सिर्फ तेज रोशनी का उपयोग करके सभी बाहरी लोगों को कमजोर कर दिया था, बल्कि उसके हमले से उसके वो बाल भी कट गए जो उसे मौत की गिरफ्त में जकड़े हुए थे। सांस लेने के बाद सबसे पहले उसने नजर सामने खड़ी महिला की ओर नहीं, बल्कि अपने छोटे भाई की ओर की, जिसे शेष जागृत लोगों के साथ पोर्टल के प्रवेश द्वार तक खींच लिया गया था। अध्याय 315। ये नहीं हो सकता, अरबेल चिल्लाई जब उसने देखा कि उसका भाई लगभग द्वार से बाहर धकेल दिया गया था। हालांकि अरसलान और अन्य जागे हुए लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार गईं। अरे, तो बात ही ऐसी है, आउटसाइडर लीडर ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने देखा कि अरबेल की नज़र कहाँ थी। इसी वजह से आखिरकार वो उस औरत और मॉर्गन परिवार के वंशज के बीच अद्भुत समानता देख पाई। अरबेल अभी भी आउटसाइडर लीडर के लिए थोड़ी चिंता का विषय थी, लेकिन इस बार असली खतरा ईदान के अवतार से था। उसने उसके सभी 5 अधीनस्थों को मार डाला, जिसमें वो भी शामिल था जो ताकत में उससे थोड़ा ही कम था। प्रकाश तत्व, उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, ये समझते हुए कि उन 5 को क्यों पराजित किया गया था। उसने झुंझलाहट से अपने शरीर की ओर देखा और पाया कि उस पर लिखे शब्द धुंधले पड़ गए थे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, हालांकि उसे लगा कि उसने एक दुर्लभ और बेहद महंगे टूटे पत्थर पर खर्च करके 2 प्रतिद्वंदियों से निपट लिया था। हालांकि उसने उस व्यक्ति को ध्यान में नहीं रखा जिसने पहले उसके 3 अधीनस्थों से निपटा था। जिंग जिंग जिंग, आग की धाराएं एक के बाद एक आउटसाइडर लीडर के सामने गिरी, जिससे अरबेल और पोर्टल तक उसका रास्ता अवरुद्ध हो गया, इससे पहले कि वो कोई कार्रवाई कर पाती। अरबेल ने पलकें झपकाईं, वो अपनी आंखें गुलाबी बैंगनी अग्नि ब्लेडों से नहीं हटा सकी और फिर उसकी नज़र ईदान के अवतार पर पड़ी जो आउटसाइडर लीडर के पीछे दिखाई दिया। बेले जाओ, ईदान ने आदेश दिया, ये देखते हुए कि अरबेल उसकी ओर देख रही थी। उसे मेरे पास छोड़ दो और अपने भाई को बचा लो।
इस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हुई एरेबेल ने ईदान के शब्दों पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और केवल अपने भाई का उल्लेख करने पर ही वो वास्तविकता में वापस आई। ज्यादा समय नहीं बचा था, इसलिए वो जल्दी से द्वार की ओर दौड़ी। हालांकि उसका शरीर अभी भी दर्द से कराह रहा था, लेकिन ये देखकर वो हैरान और भयभीत हो गई कि आउटसाइडर नेता के बालों से लगे घाव पहले ही भर गए थे। इसके अलावा ईदान के हमले से कटे उसके बालों के अवशेष उसके शरीर में समाने लगे और उन पर बाहरी लोगों जैसे ही शिलालेख बनने लगे। प्रकाश का सेवक, बाहरी नेता ने फुसफुसाते हुए कहा, एरेबेल से ईदान की ओर देखते हुए और इस अजीब लौ में प्रकाश के तत्व की उपस्थिति को पकड़ते हुए। ईदान बात करने के मूड में नहीं था, इसलिए उसने तुरंत अपने ब्लेडों का उपयोग करके हमला बोल दिया। नेट के साथ गठबंधन में उसके नियंत्रण में आने वाले ब्लेडों की संख्या लगभग दुगनी हो गई थी। मार डालो, उन सबको मार डालो, आउटसाइडर लीडर ने अचानक चिल्लाते हुए अपने शेष अधिगस्थों को आदेश दिया, जो अभी भी उसके पिछले आदेश का पालन कर रहे थे और जागे हुए लोगों को पोर्टल के माध्यम से मार्गदर्शन कर रहे थे। आउटसाइडर लीडर के पास अब ईदान के अवतार के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए कोई तुरुप का पत्ता या क्षमता नहीं बची थी और उसे अपनी आसन्न हार का एहसास हो गया। लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वो दोनों कामयाब हों और इन लोगों को बचाएं, खासकर उस व्यक्ति को जो इस लड़की का रिश्तेदार था। इसलिए उसने इतना कठोर फैसला लिया। हे, तुम यहाँ से नहीं जा सकती, उसने मुस्कुराते हुए आदेश देते हुए कहा। ईदान के अवतार को अपने आदेश में बाधा डालने से रोकने के लिए आउटसाइडर लीडर ने अपनी शक्ति के अंतिम अवशेषों का उपयोग करते हुए अंधकारमय ऊर्जा की एक लहर छोड़ी, जो न केवल ईदान की दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया, बल्कि उसे अपने आसपास क्या हो रहा है ये समझने के लिए अपनी आत्मिक शक्ति का उपयोग करने से भी रोक दिया। सीधा आदेश मिलने के बाद बाहरी लोगों ने जागे हुए लोगों को परेशान करने की बजाय अपने नेता के आदेश का पालन करते हुए उन पर हमला करना शुरू कर दिया। नहीं, मुझे मत मारो, असहाय जागे हुए लोग चीखने लगे जब बाहरी हमले उन पर बरस रहे थे और उनकी जान ले रहे थे। नहीं नहीं नहीं, ये सब देखकर एरेबेल घबरा गई। अपनी चोटों और कमजोरी की वजह से वो जल्दी से कुछ नहीं कर पा रही थी। इनमें से एक औरत पहले ही उसके भाई के बगल में खड़ी थी, उस पर और बाकियों पर हमला करने के लिए। उसके हाथों में एक काला हथियार था। रुको, कोई जरूरत नहीं, ऐसा मत करो, एरेबेल ने हताशा में उस बाहरी व्यक्ति पर चिल्लाया। एरेबेल की चीख सुनकर वो महिला, जो पहले से ही वार करने के लिए हथियार उठा रही थी, अचानक रुक गई। फिर वो जोर जोर से कांपने लगी और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एरेबेल ने मौके का फायदा उठाते हुए जल्दी से जल्दी अरसलान तक पहुंचने की पूरी कोशिश की। खुशकिस्मती से वो महिला जो उसके भाई पर हमला करने वाली थी, उसने कोई हरकत नहीं की। मर जाओ, एरेबेल चिल्लाई और उस औरत का सिर काट डाला। उसने ये भी नहीं सोचा कि ये औरत अचानक क्यों रुक गई। नहीं, मुझे हर किसी को बचाना है, अपने भाई को बचाते हुए एरेबेल ने सोचा। लेकिन वो यहीं नहीं रुकी, बल्कि उन लोगों की मदद करने के लिए दौड़ी जिसे वो बचा सकती थी। जब तक ईदान ने अपनी अग्नि ब्लेड और प्रकाश के तत्व का उपयोग करते हुए आउटसाइडर नेता द्वारा बनाई गई बाधा को तोड़ा, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। एरेबेल अपने भाई और अन्य गिल्ड लीडरों के अलावा केवल 3 लोगों को बचा सकी। जागे हुए लोगों में से लगभग आधे को पोर्टल के माध्यम से दूसरी तरफ ले जाया गया और लगभग 10 को आउटसाइडर नेता के आदेश पर मार दिया गया। ऐसा नहीं हो सकता, आउटसाइडर लीडर उस आदमी को पकड़ने में अपनी सारी ताकत लगा चुकी थी और हैरानी से हाँफते हुए घुटनों पर गिर गई। उसकी योजना अचूक थी और उसे यकीन था कि मॉर्गन परिवार का वो वंशज जिसके लिए वो आई थी मरने वाला था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वो बच गया। ये जब आउटसाइडर लीडर अभी भी शौक से लड़खड़ा रही थी, तभी ईदान के अवतार की तेज धारें उस पर बरस पड़ीं। जब धारें उस तक पहुंचने ही वाली थी, तभी उसे होश आया और उसने अपने बालों से खुद को बचाने की कोशिश की। हालांकि धारें ज्यादा मजबूत थीं और उसकी ताकत खत्म होती जा रही थी। नतीजतन एक धार ने उसकी रक्षा पंक्ति को भेद दिया और उसे चीर दिया और बाकी धारें उसे एक के बाद एक चीरती गईं। सभी 10 ब्लेड आउटसाइडर लीडर को चीरते हुए उसकी जान ले ली। उसके खून से भरे चेहरे पर अनिच्छा साफ झलक रही थी। काली आंखें सफेद हो गईं और जल्द ही बाहरी नेता का शरीर तेजी से गलने लगा। ओह, ईदान ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो सचमुच मर चुकी है और उसका शरीर विघटित होने लगा है। हाँ, आखिरी क्षण में जब बाहरी नेता के शरीर से केवल एक विदेशी प्राणी का कंकाल बचा था, तो ईदान ने देखा कि उसके लंबे काले बाल अपने आप में जीवित मालूम हो रहे थे, अभी भी जमीन पर ऐंठ रहे थे। वुश! धत्तेरी की! ईदान के पास कुछ भी करने का समय नहीं था, क्योंकि वो बाहरी नेता के बाल तेजी से पोर्टल की ओर दौड़ पड़े।
एरेबेल हाँफती हुई खड़ी थी, उस आखिरी बाहरी व्यक्ति को घूर रही थी जिसे उसने कमजोर अवस्था में मारा था। वो सिर्फ इसलिए हरा पाई थी क्योंकि प्रकाश के तत्व की चमक ने उन सभी महिलाओं को कमजोर कर दिया था। बाहरी नेता की मृत्यु के साथ एरेबेल की आत्मा में एक परिचित भावना पैदा हो गई और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। सिस्टम, उसने बुदबुदाते हुए कहा। उसे महसूस हुआ कि सिस्टम से उसका संबंध पुनः स्थापित हो गया है। बेले, ईदान का अवतार अचानक चीखा, जिससे एरेबेल की खुशी टूट गई जब उसे एहसास हुआ कि सिस्टम से उसका संबंध फिर से जुड़ गया है। उसकी ओर मुड़ते हुए उसने देखा कि कोई अंधेरी चीज बड़ी तेजी से उसके सामने प्रकट हुई और उसके पेट से टकराकर उसके शरीर में घुस गई। हाँ, उसने आंखें फैलाते हुए अपने शरीर को घूरा। उसे टक्कर का कोई असर महसूस नहीं हुआ। ये क्या था? क्या? वो घबरा गई। उसने अपने पेट पर कपड़े फाड़ लिए क्योंकि कोई बाहरी चीज उसके शरीर में घुस गई थी। ईदान का अवतार तुरंत ही एरेबेल के पास प्रकट हुआ और उसके शरीर की सावधानी से जांच करने लगा तथा उसके अंदर गायब हो चुके अजीब काले बालों को ढूंढने की कोशिश करने लगा। डिंग! अंधकार का एक सहजीवी प्राणी खोजा गया है। एरेबेल अचानक घबरा गई और उसने सिस्टम की आवाज सुनी। अपने पिछले स्वामी की मृत्यु के बाद प्राणी ने अंधकार के तत्व से आपकी निकटता के कारण होस्ट को अपना नया स्वामी चुना है। इस प्राणी के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करें, हाँ या नहीं? सिस्टम से ये शब्द सुनने के बाद ही एरेबेल की घबराहट थोड़ी कम हुई, लेकिन आश्चर्य अभी भी बना हुआ था। उसने अपना सिर उठाया और ईदान के अवतार की ओर देखा, जो उसे चिंता से देख रहा था। डैन, एरेबेल के पास कहने का समय नहीं था क्योंकि उन पर एक जबरदस्त दबाव पड़ रहा था। कमजोर होकर वो हाँपते हुए घुटनों पर गिर गई और जो बाकी के बचे हुए होश में थे वो जमीन पर गिर पड़े। केवल ईदान का अवतार ही इस दबाव का विरोध करने में सक्षम था और उसकी निगाह पोर्टल की ओर मुड़ गई। इस तेज दबाव के प्रभाव में पोर्टल के आसपास का स्थान विकृत होने लगा। द्वार से एक छोटी सी लहर गुजरी और उसमें से एक अकेली राजसी आकृति हवा में तैरते हुए निकली। काले कवच में एक सुंदर महिला द्वार से प्रकट हुई। उसके काले बाल बाहरी नेता की तरह चारों ओर लहरा रहे थे, मानो उनमें कोई जीवन हो। लेकिन ईदान को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली चीज उसके पीठ के पीछे फैले हुए उसके विशाल काले पंख थे। महिला ने बिना किसी भावना के अपनी काली आंखों से ईदान और वहां उपस्थित सभी लोगों को देखा। ईदान ने उसे देखते हुए गहरी सांस ली और उसके दिमाग में सिर्फ 2 शब्द आए, डायमंड रैंक। अध्याय 316। तो फिर मैं कौन हूँ? ईदान ने बड़ी मुश्किल से निगला उस औरत को जो द्वार से बाहर आई थी देखते हुए, और उसके दिमाग में बस 2 शब्द आए, डायमंड रैंक। यहाँ उपस्थित अन्य जागृत प्राणियों के विपरीत ईदान और एरेबेल को पहले से ही संवाद करने का अनुभव था और उन्होंने हीरा श्रेणी के प्राणियों के बीच युद्ध भी देखे थे, और इस अनुभव के कारण उन्हें इस बात में कोई संदेह नहीं था कि उनके सामने ऐसा ही कोई प्राणी प्रकट हुआ था। आज से पहले उन्हें कभी अकेले में ऐसे किसी प्राणी का सामना नहीं हुआ था। आमतौर पर उनके साथ कोई ना कोई समान स्तर का प्राणी होता था जो उनकी रक्षा और सहायता कर सकता था, लेकिन आज उनके साथ ऐसा कोई प्राणी नहीं था। ईदान एकमात्र व्यक्ति था जो नई आई महिला के दबाव का विरोध कर सकता था। वो आगे बढ़ा और एरेबेल के सामने खड़ा हो गया, उसे अजनबी की निगाहों से बचाने लगा। बेले, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? ईदान ने महिला से अपनी नजरें हटाए बिना पूछा। हीरा श्रेणी के प्राणी के दबाव से कांपते हुए एरेबेल ने अपना सिर उठाकर ईदान के अवतार की पीठ की ओर देखा जो उसके सामने खड़ा था, और उसने ये अप्रत्याशित प्रश्न पूछा। हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है, एरेबेल ने उत्तर दिया। ठीक है, ईदान ने कहा, और फिर आगे कहा, तो फिर अगर कुछ गलत हो जाए तो विरोध मत करना। अवतार ईदान के ये शब्द सुनने के बाद एरेबेल को उनका अर्थ समझ में नहीं आया, लेकिन चूंकि उसने पहले ही कहा था कि वो उस पर भरोसा करती है, इसलिए उसने उसकी सलाह का पालन करने का फैसला किया। महिला ने ईदान की हरकतों को नज़रअंदाज करते हुए पहले पूरे गांव की ओर देखा। गांव आग की लपटों में घिरा हुआ था और आग का घेरा तेजी से सिकुड़ रहा था। तभी उसकी नज़र अपनी ही जाति की महिलाओं के शवों पर पड़ी जिन्हें ईदान और एरेबेल ने मार डाला था। जब उसने उनकी ओर देखा तो ईदान और एरेबेल उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं पढ़ पाए। उसकी नज़र बाहरी नेता के कंकाल के अवशेषों पर बाकी कंकालों से ज्यादा देर तक टिकी रही, और तभी उसके चेहरे पर एक सोची हुई अभिव्यक्ति उभरी। उसके बाद वो इधर उधर देखने लगी, मानो कुछ ढूंढ रही हो। वो जो खोज रही थी उसे आसपास न पाने पर अंततः उसकी नज़र इस दुनिया के मूल निवासियों पर पड़ी। बज़ हर वूश। अचानक द्वार के आसपास का स्थान कांपने और हिंसक रूप से गूंजने लगा। द्वार के आसपास छोटी छोटी दरारें और अंतराल दिखाई देने लगे।
इसके बाद चौक पर एक और भी शक्तिशाली रहस्यमयी दबाव पड़ने लगा। दंपत्ति और अन्य जागृत लोगों को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि इस दबाव का उन पर कोई असर नहीं हुआ। इसका असर सिर्फ एक हीरा श्रेणी वाली महिला पर पड़ा। महिला ने नाराजगी में अपनी जीभ चटकाई, उसे अपने ऊपर बहुत दबाव महसूस हो रहा था। इस दबाव में उसकी डायमंड रैंक वाली उपस्थिति फीकी पड़ने लगी। कुछ ही सेकंड्स में वो प्लैटिनम रैंक वाली उपस्थिति में बदल गई। महिला के पद में गिरावट के साथ वो रहस्यमय दबाव, जो सिर्फ उसे ही प्रभावित करता था, कमजोर तो हुआ लेकिन गायब नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि वो लगातार ये सुनिश्चित कर रही थी कि वो पोर्टल के खुलने से दुनिया के प्रतिबंधों के ढीले होने के कारण अनुमत सीमा को पार न करे। जब महिला ने दबाव का सामना किया तो उसने अंततः ईदान और एरेबल पर ध्यान दिया। ओह, वो चिल्लाई और उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव उभरा। सचमुच? महिला ने ऊंची आवाज में पूछा। ईदान और एरेबल को समझ में नहीं आया कि वो महिला किससे बात कर रही थी। ईदान को उसकी नज़र अपनी तरफ देखकर चिंता होने लगी। उसे तुरंत एहसास हुआ कि वो औरत उसे नहीं बल्कि उसके पीछे खड़ी एरेबल को देख रही थी। तो तुम यहाँ छुपे हो? औरत बोली और उसके बाल हिलने लगे और वो ईदान और एरेबल की तरफ दौड़ पड़ी। वापस आओ। धिक्कार है, ईदान ने ये देखकर चिल्लाया और तुरंत हरकत में आ गया। उसने तुरंत अपने सामने दर्जनों बुनियादी फ्लैशलाइट मंत्र डाल दिए। प्रकाश की एक विशाल चमक ने चौक को रोशन कर दिया। एरेबल, जो ईदान के हरकत में आते ही उस महिला का दबाव कम होने के बाद पहले से ही खड़ी थी, को अचानक सिस्टम से एक सूचना मिली। इससे पहले कि वो पूरी तरह समझ पाती कि क्या हो रहा है, उसने खुद को एक बिल्कुल अलग जगह पर पाया। हाँ, एरेबल ने अविश्वास से उन 6 लड़कियों की ओर देखते हुए कहा, जो भी उसे आश्चर्य से देख रही थीं। तुम कौन हो? अचानक उसने उनमें से एक से जोरदार सवाल सुना, जिसकी आंखें रंग बिरंगी थीं। ईथन कहाँ है? ईथन? एरेबल ने इस लड़की की ओर रुख किया और तभी उसके प्रश्न पर ध्यान देते हुए उसे एहसास हुआ कि उसने ईदान के वास्तविक स्थान का ले लिया है। डैन, एरेबल ने कहा, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ईदान यूं ही उसके साथ जगह बदल लेगा। जब उसे एहसास हुआ कि ईदान शुरू से ही ऐसा करने का इरादा रखता था तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसे विश्वास के बारे में उसका सवाल याद आ गया था। अरे, क्या तुम बहरी हो ना? अपने सवाल का जवाब न पाकर हैली एरेबल पर गुस्सा होने लगी। तुम कौन हो और ईथन कहाँ है? और तुम कौन हो? एरेबल ने उसकी लगातार जिज्ञासा से परेशान होकर एक प्रति प्रश्न पूछा। ईदान की हरकत से वो पहले ही गुस्से से उबल रही थी और फिर कोई अनजान लड़की उससे लगातार सवाल पूछ रही थी। मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, बस इतना ही हूँ, हैली ने पूरे विश्वास से कहा। उसके जवाब से एरेबल चौंक गई। उसने आंखें फाड़कर इस घमंडी लड़की को अविश्वास से देखा। बाकी 5 भी सदमे में थे। उनकी नज़रें हैली से हटी नहीं रही थीं। उसके बाद उन्हें एक जोरदार दबाव महसूस हुआ, जिससे उनकी पीठ में सिहरन दौड़ गई और वे घबरा गए और मन ही मन हैली को कोसने लगे। क्या तुम ईथन की गर्लफ्रेंड हो? एरेबल ने पूछा और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। तो फिर मैं कौन हूँ? भाड़ में जाओ, 5 लड़कियां यही कह सकीं जब उन्हें एहसास हुआ कि ईथन की जगह अचानक सामने आई ये लड़की कौन थी। अध्याय 317 एर्जा ट्वाइलाइट। पोर्टल के सामने के स्थान को प्रकाशित करने वाली प्रकाश की चमक फीकी पड़ने से पहले ईदान अपने अवतार के पीछे अरेबेल के स्थान पर प्रकट हुआ। औरत हंसी जब उसने लड़की और लड़के की जगह 2 युवकों को देखा। उसने इधर उधर अरेबेल को ढूंढा, लेकिन चाहे उसने कितनी भी तलाश की हो और अपनी सारी ताकत लगा दी हो, वह उसे ढूंढ नहीं पाई। हथकड़ी लगे और महिला के भारी दबाव में अरसलान अपनी बड़ी बहन के लिए चिंता से ये दृश्य देख रहा था। ईदान के रूप रंग में आए बड़े बदलावों के कारण, जैसे उसके लाल बाल और लाल आंखें, अरसलान उसे आयरीन का भाई और अपनी बहन के साथ दूसरी दुनिया में जाने पर मौजूद व्यक्ति नहीं पहचान पाया। हालांकि अरसलान को वो अब भी थोड़ा जाना पहचाना लगा, लेकिन ईदान से उसका कोई संबंध नहीं था। एक चमकदार चमक के बाद, जिसने कुछ देर के लिए उसे अंधा कर दिया था, अरसलान को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी बहन के घर पर एक लड़का, एथन गोल्डविंग, जिसे वो पहले से जानता था, मौजूद था। अरसलान समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बहन की जगह यह अजनबी कैसे आ गया और उसकी अपनी बहन कहाँ गायब हो गई। बाकी जागे हुए लोग भी असमंजस में थे। अरसलान के उलट मिलेना ने पहले ही मान लिया था कि लाल बालों और आंखों वाला वह खूबसूरत लड़का आयरीन का छोटा भाई ईदान फेन है। हालांकि उसने उसे कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था, फिर भी उसकी स्त्री प्रवृत्तियों से बता रही थी कि वह वही है। इस विस्फोट के बाद वह एथन की उपस्थिति से भी आश्चर्यचकित थी। वही लड़का जिसने आज जागृत शाखा भवन में उसके साथ अशिष्ट व्यवहार किया था। एथन और ईदान का क्या रिश्ता है? उसने दोनों लड़कों को देखते हुए खुद से पूछा।
उनके व्यवहार से तुरंत पता चल गया कि वे एक दूसरे से परिचित हैं। वह कहाँ है? महिला ने पूछा अरबेल को ना पाकर और ईदान की ओर गौर से देखा। कौन? ईदान ने जवाब देने के बजाय पूछा। मेरे साथ खेल मत खेलो लड़के, ये काम नहीं करेगा। महिला ने ईदान से अपनी नजरें हटाए बिना शांति से कहा। लड़का? ईदान ने सोचा, मैं लगभग 20 साल का हूं और इस दुनिया में मुझे पहले से ही वयस्क माना जाता है। हालांकि मैंने अभी तक वर्जित फल खाना नहीं सीखा है, इसलिए मुझे लड़का कहना तुम्हारा एक तरह से सही है। ये सुनकर ईदान के अवतार ने अचानक अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी पैंट में पैरों के बीच के क्षेत्र में खोजबीन करने लगा। तुम क्या कर रहे हो? ईदान ने अपने अवतार को देखते हुए पूछा। मैं कुछ जांच रहा हूं, उसने जवाब दिया। ईदान को जरूर पता था कि उसका अवतार क्या कर रहा है, क्योंकि उनके विचार एक ही थे। ओह, ये अपनी जगह पर है। अवतार ने राहत भरी सांस ली और ईदान के होंठ फड़क गए। जैसा कि आप देख सकते हैं वह यहाँ नहीं है। ईदान ने अपनी नजरें वापस महिला की ओर घुमाते हुए उत्तर दिया। छी! महिला ने अपनी जीभ चटकाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस लड़की में उसकी दिलचस्पी थी वे कहाँ गायब हो गई और उसकी जगह ये लड़का कैसे आ गया। अचानक उसे लगा कि रैंक कम होने के बाद जो दबाव कम हुआ था वह बढ़ने लगा है। यह महसूस करते हुए कि इस दुनिया से वापस अपनी दुनिया में जाने से पहले उसके पास ज्यादा समय नहीं है, उसने इस आदमी को पकड़कर उसकी यादें पढ़ने का फैसला किया था कि पता चल सके कि उसका लक्ष्य कहाँ गायब हो गया है। इन विचारों के साथ उसने ईदान और उसके अवतार पर एक शक्तिशाली मानसिक हमला किया। आह! ईदान और उसका अवतार दोनों एक साथ चिल्लाए, अपने सिर पकड़ लिए। हालांकि महिला को आश्चर्य हुआ कि वे गिरे नहीं और बेहोश भी नहीं हुए जैसा कि उसने सोचा था। धिक्कार है, फिर कभी नहीं, ईदान ने उस औरत को घूरते हुए कहा। अगर तुमने फिर से मुझ पर यह मानसिक हमला किया तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अगर मैं आज नहीं मरा तो जैसे ही मैं और मजबूत हो जाऊंगा मैं तुम्हारी दुनिया ढूंढ लूंगा और तुम्हारी इस नस्ल को मिटा दूंगा। हो, क्या तुम मुझे धमका रहे हो? महिला ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसे इस आदमी की धमकी मजेदार लगी। जैसा चाहो वैसा लो, ईदान ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करते हुए उत्तर दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में कुछ ऐसे शब्द कह दिए थे जो कहने लायक नहीं थे। हा, औरत ईदान की तरफ देखते हुए जोर से हंसी। उसे ईदान की बातें बहुत मजेदार लगी। मुझे दिखाओ कि तुम क्या करने में सक्षम हो, लड़के। इन शब्दों के साथ महिला के बाल का एक हिस्सा अलग हो गया और 10 लंबे काले भालों में बदल गया, जो बड़ी तेजी से ईदान और उसके अवतार की ओर बढ़े। प्रत्येक में 5 भाले थे। 10 भालों को देखते ही ईदान तुरंत अपने अल्फा अग्नि रूप में परिवर्तित हो गया। उसकी पीठ के पीछे उसके अवतार की तरह 3 अलग अलग ऊर्जाओं से युक्त अग्निपंख प्रकट हुए। लेकिन अवतार के विपरीत ईदान में मादकपन की ऊर्जा के बजाय अग्नि तत्व का प्रभुत्व था। उसके लाल बालों का केवल एक हिस्सा और उसकी केवल एक आंख ही मादकपन की ऊर्जा का रंग लिए हुए थी। नेट के बिना ईदान मादकपन की ऊर्जा को पूरी तरह से समायोजित नहीं कर सकता था और उससे सारी ताकत नहीं निचोड़ सकता था। इसके अलावा नेड के साथ किए गए फैसले से प्राप्त ज्ञान और समझ के कारण ईदान प्रकाश के तत्व के बारे में अपनी समझ को बेहतर करने और उसे अपने परिवर्तन में शामिल करने में सक्षम हो गया। वह अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि नेड ने ऐसा काम कैसे कर दिया जो उसे बिल्कुल असंभव लग रहा था। नेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद प्राप्त जानकारी से ईदान अच्छी तरह से वाकिफ था कि अवतार प्रतिभा का उपयोग करने के लिए नेड का नींद में होना जरूरी है, ना कि जागते हुए, जैसा कि वह अभी है। अपने मन में फिर से आने वाले अनावश्यक विचारों को एक तरफ धकेलते हुए ईदान ने इस महिला के हमले पर ध्यान केंद्रित किया। अवतार भी अपने वास्तविक शरीर के साथ ही गति करता, उसके पंख 10 अग्नि तलवारों में परिवर्तित हो जाते, जबकि उसके वास्तविक शरीर से केवल 6 ही बनते थे। हू 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 काले भाले और अग्निधारे अविश्वसनीय गति से एक दूसरे से टकराए। ईदान को आश्चर्य हुआ कि उसके 5 अग्निधारे तुरंत नष्ट हो गई, साथ ही उसके अवतार के वे 10 धार जिन पर उसे बहुत घमंड था। इस युद्ध में अपनी हार का एहसास करते हुए ईदान ने तुरंत अपना अवतार उतार दिया। नेट, जो अपने शरीर पर नियंत्रण पा चुका था और पहले से जानता था कि उसे क्या करना है, एक शाही महिला में बदल गया जिसके लंबे सुनहरे बाल और पीठ पर विशाल चमकदार पंख थे। तुरंत ईदान के सामने प्रकट होकर उसने काले भालों का रास्ता रोक दिया और अपने पंखों को ढाल की तरह फैला दिया। बैम 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 प्रकाश की वाल्किरी के पंखों से ढाल पर काले भाले बरसे, लेकिन वे उसमें घुस नहीं पाए और बिखर गए। कितना दिलचस्प, महिला ने हैरान होते हुए कहा, अपने आश्चर्य को रोक नहीं पाई। बाकी जागे हुए लोग भी चौंक गए, अपनी नजरें नेड से नहीं हटा पा रहे थे जिसने लूसिडा प्रकाश वाल्किरी का रूप धारण कर लिया था। तुम्हारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्या बात है? महिला ने ईदान की ओर मुड़ते हुए पूछा।
ईदान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक भौएं चढ़ाई, यह समझने की कोशिश की कि वह क्या कह रही है। आपकी प्रतिक्रिया को देखकर मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि आप उनसे संबंधित नहीं हैं, इसलिए आप राहत की सांस ले सकती हैं, महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर अराबेल को याद करते हुए उसने ईदान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, वह तुम्हारी कौन है? वह लड़की जिसकी जगह तुमने ली है। ईदान ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में सिर्फ जिज्ञासा देखी। उसने आह भरी और फिर दृढ़ता से कहा, वह मेरी साथी है, मेरी प्रेमिका है, मेरी मंगेतर है और मेरी भावी पत्नी है। ईदान ने उत्साह से घोषणा की। औरत हंसी जब उसे ईदान की बातें बहुत मजेदार लगी। क्या प्रकाश और अंधकार एक ही जोड़ी हैं? लेकिन जब उसने ईदान का गंभीर रूप देखा तो उसकी हंसी रुक गई, हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। तुम्हारा नाम क्या है लड़के? उसने पूछा। एथन गोल्डविंग, ईदान ने थोड़ी देरी से जवाब दिया। हे, मैं तुम्हारा असली नाम पूछ रही हूँ। ईदान को तुरंत एहसास हो गया कि उसने उसके भेष को पहचान लिया है और उसे ज्यादा हैरानी भी नहीं हुई। मिलेना और यिनबो के दूसरे डायमंड रैंक धारक भी उनके भेष को भांप गए थे। ईदान फिन, ईदान ने अपना असली नाम बताते हुए कहा। सभी जागे हुए लोग उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। सबसे ज्यादा हैरान अरसलान था, जो बड़ी बड़ी आंखों से ईदान को घूर रहा था। ईदान है ना? महिला ने उसका नाम याद करते हुए पूछा। ईदान, उससे कहो कि वह अगर अपनी अर्जित शक्ति पर पूरी तरह से अधिकार करना चाहती है तो वह मेरी दुनिया में आकर मुझे ढूंढ ले। इन शब्दों के साथ महिला ने ईदान की ओर गौर से देखा और जागे हुए लोगों की ओर मुड़ी। उसके बाल हिलने लगे और एक एक करके जागे हुए लोगों को पकड़ने लगे। रुको, ईदान ने हस्तक्षेप करने के इरादे से चिल्लाया। अरे, मुझे रोकने की कोशिश करो, महिला बिना रुके बोली, लेकिन ईदान को हैरानी हुई जब उसने अरसलान को छोड़कर सबको पकड़ लिया। तुम्हें और उसे यह गारंटी देने के लिए कि अगर वह मेरे पास आती है तो मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं करूंगी, मैं इस आदमी को नहीं लूंगी, उसने कहा। फिर ईदान की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, यह आदमी उसका रिश्तेदार है ना? ईदान ने कोई शब्द नहीं कहा, लेकिन जो भी अरसलान और अराबेल की शक्ल देखता और उनकी तुलना करता वह समझ जाता कि वे एक दूसरे से संबंधित हैं। ईदान के चेहरे पर भाव देखकर उस औरत को यकीन हो गया कि वह सही कह रही है। वह अरसलान को नजरअंदाज करती हुई मुस्कुरा दी। बाकियों के लिए अगर हो सके तो मेरी दुनिया में आओ और उन्हें बचा लो। मैं तो बस सभी बचे हुए और पकड़े गए जागे हुए लोगों को वापस लाने का आदेश का पालन कर रही हूँ। इस आदमी को छोड़कर मैंने तुम पर एहसान कर दिया है, उसने कहा और सभी जागे हुए लोगों को अपनी ओर खींच लिया, जिनके चेहरे पर मायूसी और मदद की गुहार थी। किसी तरह उसने बिना किसी के कुछ कहे उन्हें चुप करा दिया। तुम्हें हिम्मत देने के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि जैसे ही मैं उन्हें वापस कर दूंगी मेरा काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद जो कुछ भी होगा वह मेरी समस्या नहीं होगा, महिला ने चालाक मुस्कान के साथ कहा और द्वार में प्रवेश करने लगी। और हाँ, वह अचानक पोर्टल में प्रवेश करने से पहले रुक गई, जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण याद आ रहा हो। ईदान की ओर मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, एर्जा, मेरा नाम एर्जा है, एर्जा ट्वालाइट। अपना नाम कहने के बाद वह पोर्टल में प्रवेश कर गई और अपने साथ अरसलान को छोड़कर सभी जीवित जागे हुए लोगों को ले गई। अध्याय 318। बेशक वो जानती है। एर्जा और अन्य सभी जागृत बचे लोगों के चले जाने के बाद अरसलान को छोड़कर पोर्टल के सामने केवल 3 ही बचे थे। अग्नि के अल्फा के रूप में ईदान, लाइट वैल्करी लुसिंडा का रूप लेने वाले नेट और अरसलान। तीनों ने द्वार पर नजरें गड़ाए रखीं, इस डर से कि कहीं एर्जा जैसा कोई शक्तिशाली व्यक्ति वहां से प्रकट न हो जाए। लेकिन राहत की बात यह रही कि कोई भी बाहर नहीं आया और पोर्टल खुला ही रहा और जल्दी बंद होने का कोई संकेत नहीं दिखा। यही बात ईदान को परेशान कर रही थी। वे सब चले गए हैं, एर्जा ने सब कुछ जांच लिया है और जितने भी जागे हुए लोगों को उसने पकड़ा था उन्हें अपने साथ ले गई है, तो फिर पोर्टल अभी भी खुला क्यों है? उसने मन ही मन खुद से पूछा। क्या ये सचमुच उसका काम है? ईदान ने एर्जा के जाने से पहले कहे गए अंतिम शब्दों को याद करते हुए कहा। एर्जा के जाने से पहले उसने मुझसे कहा था कि अगर मुझ में हिम्मत हो तो मैं आकर जागृत लोगों को बचा लूं। उसने मुझे ये भी कहा कि मैं बेले को बता दूं कि वो उसका इंतजार कर रही होगी और पोर्टल के बिना हम शायद ही दूसरी तरफ जा पाएंगे। पोर्टल को देखते हुए ईदान की निगाहें विचारमग्न हो गईं। इसके अलावा सिस्टम अभी भी चुप है। बाहरी लोगों को खत्म करने और जागृत लोगों को बचाने का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। सिस्टम ने अभी तक इस काम के परिणामों का सारांश नहीं निकाला है। ठीक है, पहले हम बेले और बाकियों का इंतजार करेंगे, फिर सोचेंगे, ईदान ने कहा और उसके चेहरे पे एक कड़वी मुस्कान आ गई। उम्मीद है बेले ज्यादा नाराज नहीं होगी। ईदान अपनी बात पूरी करने से पहले ही स्तब्ध रह गया। उसे उस पागल लड़की का ख्याल आया जिसे वो इतने समय से नज़रअंदाज कर रहा था और वो थोड़ा घबरा गया। मुझे आशा है कि बेले इसे ज्यादा नहीं करेगी और उसे मार नहीं देगी। ईदान ने थोड़ी देर इंतजार करने के बाद अपना परिवर्तन पलटने का निर्णय लिया और सुनहरे बाल और नीली आंखों वाले एक युवा लड़के एथन गोल्डविंग का रूप धारण कर लिया।
नेड ने जब देखा कि उसका स्वामी अपने पुराने रूप में वापस आ गया है तो उसने भी अपना सामान्य रूप धारण कर लिया, एक काली लोमड़ी, और खुशी खुशी ईदान की ओर दौड़ा, उसके चारों ओर कूदता हुआ। लड़ाई जिसने ईदान को थोड़ा थका दिया था, नेड पर ज्यादा असर नहीं डाला था। वो अत्यंत सक्रिय और खुश लग रहा था। उसकी खुशी न सिर्फ उसके व्यवहार में बल्कि उनके अनुबंध में भी साफ छलक रही थी। ईदान को लगा कि नेड भावनाओं से अभिभूत है। शांत हो जाओ दोस्त, शांत हो जाओ, ईदान ने मुस्कुराते हुए कहा और धीरे से नेड के बालों को सहलाया। नेड, मुझ पर एक एहसान करो और आग बुझा दो, ईदान ने नेड से कहा, जो खुशी खुशी मान गया और जल्दी से उसकी बात पूरी करने लगा। ईदान अरसलान के पास गया। ईदान? अरसलान ने संदेह से पूछा। उसे अभी भी हाल ही में सुनी गई बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो ईदान के पास गया और पुष्टि का इंतजार करने लगा। ईदान ने जवाब में सिर हिलाया, फिर अपना भूत का मुखौटा उतारा जिससे उसका असली रूप सामने आ गया और कहा, वेल अरसलान, बहुत समय हो गया है। अरसलान ने अवाकिद होकर ईदान को देखा, एक जाना पहचाना लेकिन काफी बदला हुआ चेहरा देखा। उसे याद आया कि कैसे उसकी बहन और ईदान एक साथ दूसरी दुनिया में पहुंच गए थे। हालांकि अरसलान को नहीं पता था कि इस दौरान उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन हाल की घटनाओं और ईदान के भावुक शब्दों से साफ जाहिर था कि उसकी बड़ी बहन और ईदान के बीच बहुत गहरा रिश्ता है। थोड़ी देर रुकने के बाद अरसलान ने कहा, हाँ सचमुच बहुत समय हो गया है। ईदान? मुड़ो, ईदान ने कहा, और जैसे ही अरसलान ने उसकी बात मान ली, ईदान ने अपनी आभा प्रवर्धित तलवार के हल्के से वार से अरसलान की शक्ति को दबाने वाली हथकड़ी काट दी, और इसके साथ ही अरसलान आखिरकार अपने सिस्टम से जुड़ गया। तुम बहुत बदल गए हो, अरसलान ने कहा, यह स्वीकार करते हुए कि ईदान वास्तव में बदल गया है। तुम ज्यादा नहीं बदले हो, ईदान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मतलब तुम्हारी शक्ल सूरत, पर तुम्हारा स्वभाव काफी बदल गया है। क्या ये इसलिए कि तुम पिता बन गए हो? ईदान के अप्रत्याशित प्रश्न से आश्चर्यचकित होकर अरसलान कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। तो तुम्हें मेरी बहन के साथ मेरे रिश्ते के बारे में पहले से ही पता है? उसने पूछा। हालांकि उसे पता था कि ये एक बेवकूफ़ी वाला सवाल है। आखिरकार सामने वाले को तो पता था कि उसका एक पहले से ही बेटा है, फिर भी उसने पूछने का फैसला किया। क्या बहन को इस बारे में पता है? हाँ, उसे पता है, ईदान ने पुष्टि की। हम अभी अभी लौटे हैं और तुरंत आयरीन से मिले। हमें पता चला कि आप कहाँ हैं, और चूंकि बेले आपसे मिलना चाहती थी इसलिए हम यहाँ आ गए। बेले? अरसलान ये सुनकर आश्चर्यचकित था। उसे ये सुनकर प्रसन्नता हुई कि ईदान उसकी बड़ी बहन को प्यार से पुकार रहा था। हाँ हाँ, क्यों? ईदान हंसा। कुछ नहीं, बस थोड़ा सा अजीब है। मैं हमेशा उसे बहन कहकर पुकारता था और पहले किसी को भी इस नाम से पुकारते नहीं सुना था। ईदान को ये सुनकर खुशी हुई। अरैबल ने भी कहा कि किसी ने उसे ऐसा नहीं कहा, और अरसलान ने स्वयं अपने शब्दों से इसकी पुष्टि की कि वास्तव में ऐसा ही था। तो अरसलान, मुझे ईमानदारी से बताओ, मेरी बड़ी बहन आयरीन के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? ईदान ने अरैबल और अन्य लोगों के आने का इंतजार करते हुए पूछा। थोड़ी देर रुकने के बाद अरसलान ने आह भरी और अंत में कहा, यह थोड़ा जटिल है ईदान। फिर अपनी नज़र उठाकर ईदान की ओर देखते हुए उसने आगे कहा, मुझे तुम्हारी बहन पसंद है ईदान, मैं उससे प्यार करता हूँ। जब मुझे पता चला कि वो गर्भवती है तो मैंने उसे प्रपोज किया, लेकिन उसने मना कर दिया। सच कहूँ तो उसके अस्वीकार से मैं शर्मिंदा और आहत था, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। लेकिन कुछ सोचने के बाद मैंने इंतज़ार करने और समय लेने का फैसला किया, और मेरे बेटे के जन्म के बाद गिल्ड में काम करने के कारण और यहाँ आने के कारण मेरे पास उसके साथ बिताने के लिए ज़्यादा समय नहीं था। जैसा कि ईदान ने अनुमान लगाया था, अरसलान और आयरीन का रिश्ता इतना अच्छा नहीं था। और मिलेना के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? ईदान को सच जानने का मौका मिला तो वो खुद को इसके बारे में पूछने से नहीं रोक सका। ईदान के सवाल पर अरसलान स्तब्ध रह गया और आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। मैं पूछ रहा हूँ, मिलेना ऑर्लियंस के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? दोबारा पूछने पर ईदान ने कोको द्वारा ली गई एक तस्वीर निकाली और अरसलान को दे दी। तस्वीर लेते हुए अरसलान ने जब उसे देखा तो वो स्तब्ध रह गया। हालांकि वे उत्तर दिशा में थे और उनके चारों ओर आग दहक रही थी, द्वार के सामने चौक में ठंड थी, फिर भी अरसलान पसीने से तरबतर था। हाँ ठीक है, मैं समझा सकता हूँ, उसने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा और हल्की खांसी के साथ। ठीक है, ईदान ने सिर हिलाया और फोटो वापस ले ली। फिर गांव के चारों ओर देखते हुए जहां नेड लगन से आग बुझा रहा था, वो अरसलान की ओर मुड़ा और बोला, मुझे आशा है कि आपके पास इस कृत्य के लिए कोई अच्छा बहाना होगा। ईदान की गंभीर सूरत देखकर अरसलान ने गहरी सांस ली। और अगर नहीं तो मैं अगर परेशानी के लिए परेशान नहीं करूंगा तो तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें पीटेगी। हाँ? ईदान की बात सुनकर अरसलान की घबराहट और बढ़ गई। क्या बहन को इस बारे में पता है? अरसलान की चिंता देखकर ईदान मुस्कुराने लगा। ओ बेले, जाहिर है वो जानती है, और उसने तो यहाँ तक जोर दिया था कि तुम उस तरह के इंसान नहीं हो, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम उसका भरोसा नहीं तोड़ोगे। गुप।
अरसलान ने मुश्किल से निगलते हुए अपने विचारों को समेटने और इस मुश्किल स्थिति को समझाने के लिए सही शब्द ढूंढने की कोशिश की। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके 2 करीबी लोग एक साथ उससे निराश हो सकते थे। अध्याय 319। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। ईदान और अरसलान को अरबेल और लड़कियों के स्वर्ग से उतरने का ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। आखिरी पल याद आने पर ईदान ने लड़कियों से अपनी असली पहचान छिपाने के लिए भूत का मुखौटा पहन लिया। जलता हुआ गांव ही अरबेल और लड़कियों के लिए एक उज्ज्वल प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करता था। ईदान ने मुस्कुराते हुए देखा कि कैसे अरबेल तेजी से उसकी ओर आ रही थी। उसकी पीठ पर 2 जोड़ी बर्फ जैसे सफ़ेद पंख दिखाई दे रहे थे। वैल्करी रूप में उसकी ठंडी उदासीन नीली आंखों से मिलते हुए ईदान अरबेल की असली मनोदशा समझ नहीं पाया। मुस्कुराने के बावजूद उसकी पीठ पसीने से तरबतर हो गई। आह बेले, ईदान ने आगे बढ़ते हुए कहा। हालांकि जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, अरबेल के पीछे से बाहरी नेताओं के बालों जैसी काली लटें उसकी ओर दौड़ पड़ी। पल भर में वो उसके चारों ओर लिपट गईं, उसे जकड़ लिया और गतिहीन कर दिया। क्या बकवास है, ईदान ने चिल्लाकर कहा और कैद से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार गईं। उसके दिमाग में तुरंत अग्नि के अल्फा में तब्दील होने और प्रकाश तत्व की शक्ति से बेड़ियां तोड़ने का विचार आया, लेकिन अरबेल का अब भी उदासीन चेहरा देखकर उसने अपना इरादा बदल लिया। ईदान सांस रोके अरबेल के अगले कदम का इंतजार कर रहा था। वो उसके किसी भी फैसले को आंखें बंद करके स्वीकार करने को तैयार था। अरबेल ने बस आह भरी, अपनी आंखें बंद की और फिर उन्हें खोलकर ईदान के पास गई और उसे कसकर गले लगा लिया। मुझे बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो। हालांकि अरबेल उदासीन और शांत लग रही थी, पर अंदर ही अंदर उसे ईदान और उसके भाई की चिंता हो रही थी। अब ये देखकर कि वे दोनों सुरक्षित हैं, उसे आखिरकार मन की शांति मिली। तुम्हें पता है कि तुम्हारे किए के बाद मैं कितनी चिंतित थी? अरबेल ने नाराजगी से पूछा। जब ईदान ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने उसकी आंखों में देखा। मुझे माफ़ करना बेले, लेकिन मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, ईदान ने कहा। और हालांकि वो अरबेल की भावनाओं को मोटे तौर पर समझता था, फिर भी उसे कोई पछतावा नहीं था। इसके अलावा अगर ये उसकी रक्षा करता है तो वो भविष्य में भी ऐसा करने को तैयार था। तुम मूर्ख हो, उसने चिल्लाकर उसे हल्के से मारा और ईदान उसकी इस हरकत पर बस मुस्कुराया। फिर उसने उसे फिर से गले लगाया और इस बार उसके चेहरे पर आखिरकार मुस्कान आ गई। ये देखकर ईदान शांत हो गया और उसने अपनी नज़र लड़कियों की तरफ घुमा ली। हाँ, वो चौंक गया जब उसने देखा कि उसके सामने 6 लड़कियों के बजाय केवल 5 लड़कियां थीं। हैली कहाँ है? उसने उनसे पूछा, उसे अपने बीच ना पाकर। उन्होंने बस अपना सिर हिलाया और अरबेल को घूरने लगे। तुमने उसके साथ क्या किया? ईदान ने अरबेल की ओर मुड़कर पूछा। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो ईथन? उसने चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान के साथ पूछा। उसकी मुस्कान देखकर उसे ये विषय उठाने का पछतावा हुआ। क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, तुम क्या कह रही हो? मेरी गर्लफ्रेंड कौन है? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, उसने जल्दी से जवाब दिया, कोशिश करते हुए कि उसका गुस्सा न भड़के। तुमने उसे मारा नहीं है? हाँ, इस बार ईदान का सवाल सुनकर अरबेल हैरान रह गई। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसके काबिल हूँ? ईदान ने अजीब तरह से खांसते हुए कहा और फिर कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने उसे बस थोड़ा से शांत किया, अरबेल ने आह भरते हुए स्वीकार किया। अगर वो जीवित है तो सब कुछ ठीक है, ईदान ने राहत की सांस ली। ईदान को रिहा करने के बाद अरबेल ने अंततः अपने छोटे भाई पर ध्यान दिया। भाई, उसने अरसलान को संबोधित करते हुए कहा। आह बहन, आप बहुत अच्छी लग रही हैं, अरसलान ने अजीब तरीके से जवाब दिया, अब भी ईदान के शब्दों के बारे में सोच में खोया हुआ। अपने भाई के अजीब व्यवहार को देखकर अरबेल ने स्पष्टीकरण के लिए ईदान की ओर देखा, लेकिन उसने सिर्फ अपने कंधे उचकाए। क्या तुम मुझे आज़ाद करोगे? जो ईदान अब भी अरबेल के अजीब काले धागों से बंधा हुआ था। नहीं, अरबेल ने दृढ़ता से उत्तर दिया और ईदान को बंधा हुआ छोड़कर अपने भाई की ओर चल पड़ी। ईदान इस घटनाक्रम से स्तब्ध रह गया, उसे उससे ऐसे इनकार की उम्मीद नहीं थी। अपने भाई के पास पहुंचने के बाद ही अरबेल को एहसास हुआ कि वो अब भी अपने आइस वैल्करी रूप में है। उसने तुरंत अपना रूप बदल लिया और अपने असली रूप में लौट आई। मुझे बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो,
अरबेल ने अंततः अपने छोटे भाई को गले लगा लिया। लगभग 3 महीने अलग रहने के बाद वे अंततः फिर से मिल गए। हालांकि अरबेल को अच्छी तरह से पता था कि अरसलान के लिए ये अवधि बहुत लंबी थी, 1 साल और 9 महीने से भी अधिक। अरसलान ने भी अपनी बहन की सच्ची चिंता को भांपते हुए उसे कसकर गले लगा लिया। वो खुद को ये स्वीकार करने से नहीं रोक सकता था कि उसने उसे कितना याद किया था, और उस पल तक जो भी चिंताएं उसे सता रही थी वे आखिरकार दूर हो गईं। मुझे खुशी है कि तुम भी ठीक हो बहन, उसने चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान के साथ कहा। चौक में क्या हुआ था, उन्होंने जो लाशें देखी थीं, बाकी जागे हुए लोगों और दुश्मनों का क्या ठिकाना था, और साथ ही उस दरवाजे के बारे में भी जो अब भी खुला था और बहुत दबाव छोड़ रहा था। लड़कियों के मन में ढेरों सवाल थे, हालांकि किसी ने एक शब्द नहीं कहा, चुपचाप भाई बहन के पुनर्मिलन को देखती रहीं। अरबेल ने अपने छोटे भाई को गले लगाया, उसके शरीर की गर्माहट महसूस की और उसके दिल की धड़कन सुनी। वो ये देखकर खुश हुई कि उसके साथ सब कुछ ठीक है और वो जिंदा और स्वस्थ है। उस पल उसके अंदर कुछ बदल गया। अपना स्टेटस खोलते ही उसे तुरंत ब्लड लाइन फंक्शन लाइन का ध्यान आया। ये देखकर खुशी हुई कि उसने आखिरकार आखिरी 1% को पार कर लिया है, और अरबेल को एहसास हुआ कि उसने अपने वंश पर पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है। संतुष्ट होकर उसने स्टेटस विंडो बंद कर दी और अपना ध्यान वापस अपने छोटे भाई पर केंद्रित कर लिया। इस समय उसके लिए अपने जुड़वा भाई से मिलना उसके वंश से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। गांव में आग बुझाने के बाद नेड एक काले लोमड़ी के रूप में समूह में शामिल हो गया, जिसने लड़कियों का ध्यान अपनी ओर खींचा। उसके अचानक प्रकट होने से वे इतनी हैरान हुई कि उन्होंने तुरंत हथियार उठा लिए और लगभग उस पर हमला कर दिया। ठहर जाओ, उसने चिल्लाते हुए उन्हें रोका। नेड लड़कियों पर एक नज़र डालने के बाद खुशी से पूंछ हिलाते हुए ईदान की ओर दौड़ा, अपने काम के इनाम की प्रतीक्षा में। लेकिन जब उसने अपने मालिक की हालत देखी तो वो स्तब्ध रह गया और उलझन में बस ईदान को देखता रहा। ईदान ने धीरे से आ भरते हुए अरबेल के शांत होने और अपने भाई से बात करने के बाद उसे छोड़ने का इंतजार किया। इसी दौरान अरबेल अपने छोटे भाई से ऐसे सवाल पूछने लगी जिनमें उसकी रुचि थी। अचानक दोनों को अपने सिस्टम से सूचनाएं मिली। डिंग, कार्य, सभी बाहरी लोगों को खत्म करें और अपहरित जागे हुए लोगों को बचाएं, आंशिक रूप से पूरा हुआ। एक अतिरिक्त कार्य दिया गया है, अंधकार और प्रकाश की अपूर्ण दुनियाओं में से किसी एक में प्रवेश करें और अपहरित जागे हुए प्राणियों को बचाएं। कार्य पूरा करने की समय सीमा दूसरी दुनिया से 10 दिन, यानी कि पृथ्वी के 3 दिन से थोड़ा सा अधिक है। अतिरिक्त कार्य पूरे करने पर पुरस्कार का मूल्य बढ़ जाएगा। मेजबानों को अतिरिक्त कार्य को अस्वीकार करने और वर्तमान कार्य को कम अंकों से पूरा करने का अधिकार है। ईदान और अरसलान पहले तो बहुत खुश हुए, ये सोचकर कि सिस्टम ने अंततः कार्य पूरा होने की घोषणा कर दी है। लेकिन जल्द ही उनकी भौहें तन गई और एक दूसरे को देखने के बाद उन्होंने अपनी नज़र दूसरी दुनिया की तरफ जाने वाले द्वार पर घुमा दी। वे दोनों इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि सिस्टम उन्हें एक बिल्कुल अलग दुनिया में जाकर अपहरित जागे हुए लोगों को बचाने को कह रहा है। अध्याय 320। मुझे इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। अपने छोटे भाई के साथ बातचीत स्थगित करने और ये सुनिश्चित करने के बाद कि वो ठीक है, सिस्टम से सूचना प्राप्त करने के बाद वो ईदान के पास पहुंची जो अभी भी बंधा हुआ था। तुम्हारा क्या ख्याल है? अरबेल ने उसकी राय जानने के लिए उत्सुक होकर पूछा। और मेरी अनुपस्थिति में क्या हुआ? पहले मुझे छोड़ दो, ईदान ने पूछा, लेकिन जवाब में उसे अरबेल की तरफ से सिर्फ एक उदासीन नज़र मिली। उसे तुरंत एहसास हो गया कि वो अभी भी गुस्से में है। यही हुआ। आत्मसमर्पण करते हुए ईदान ने जगह बदलने के बाद जो कुछ भी हुआ उसके बारे में विस्तार से बताया, उस महिला के साथ युद्ध के बारे में और उसके साथ अपनी बातचीत के बारे में। उसने एक भी विवरण नहीं छोड़ा, उस महिला के शब्दों को हूबहू व्यक्त किया जो उसने अरबेल से कहने को कहा था, और ये भी बताया कि केवल अरसलान ही क्यों बचा जबकि बाकी जागृत लोग वहां नहीं थे। ईदान की कहानी सुनकर अरबेल को आश्चर्य हुआ। अर्जा, है ना? अर्जा ट्वाइलाइट, अरबेल ने औरत का नाम दोहराया। मुझे नहीं लगता था कि उनके भी हमारे जैसे नाम होते होंगे। हे, क्या तुम्हें ऐसे लगता है? ईदान ने मुस्कुराते हुए पूछा। अरबेल उसकी बात समझ नहीं पाई, बस सवालिया निगाहों से उसे देखती रही। आप जानते हैं कि हमारी दुनिया और जुनोनिया की दुनिया की भाषा अलग है, और ये सिस्टम ही है जो हमें उनकी भाषा समझने में मदद करता है। तुम्हारा मतलब है? अरबेल को समझ आ गया कि ईदान क्या संकेत कर रहा था। यही बात उस दूसरी दुनिया पर भी लागू होनी चाहिए जहां से अर्जा आई थी।
वहाँ की भाषा बिल्कुल अलग होनी चाहिए और ये सिस्टम ही है जो हमें इसे समझने में मदद करता है। अगर यहाँ कोई ऐसा इंसान होता जिसके पास सिस्टम नहीं होता तो वो समझ ही नहीं पाता कि बाहरी लोग क्या बात कर रहे हैं, ईदान ने समझाया। फिर उसने आगे कहा, यही बात नामों पर भी लागू होती है। मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि उसकी मातृभाषा में उसका नाम कैसा लगता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि सिस्टम ने जैसे ही उसने अपना नाम रखा उसे हमारी भाषा और समझ के अनुसार ढाल लिया, इसलिए उसका नाम हमें जाना पहचाना लगता है। न केवल अरबेल बल्कि अन्य लड़कियां, साथ ही अरसलान भी उनकी बातचीत को ध्यान से सुन रहे थे और ईदान के शब्दों के बारे में सोच रहे थे। ईदान और अरबेल ने बिना किसी मानसिक योग के जोर से बातचीत की ताकि हर कोई उनकी बातचीत सुन सके। इससे ईदान को वही बात दोहराने और रेड फॉक्स गिल्ड की लड़कियों को घटना के बारे में बताने से छुटकारा मिल गया। तो आप इस कार्य के बारे में क्या सोचते हैं? अरबेल ने सोचने का नाटक करते हुए मानसिक संपर्क के माध्यम से ईदान से पूछा। मेरी राय साफ है, सिस्टम का काम छोड़ देना चाहिए। हम इसमें सिर्फ अपने छोटे भाई बेले की वजह से फंसे हैं और अब जबकि वो ठीक है तो हमें अनजान लोगों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ेगी। ईदान कोई नायक नहीं था और वो अपरिचित जागृत लोगों के एक समूह को बचाने के लिए न केवल अपनी बल्कि अरबेल की जान को भी खतरे में नहीं डालना चाहता था। डैन, अरबेल ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा और फिर आगे कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें ये काम छोड़ देना चाहिए। ईदान की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। वो उदास हो गई और फिर संदेह से भर गई। क्यों? ईदान ने पूछा। क्या ये अर्जा के कहने की वजह से है या कोई और वजह है जो मुझे पता नहीं? उफ, अरबेल ने हाँकते हुए कहा। नहीं, अर्जा के कहने से नहीं, उसने ईदान के सवाल का जवाब दिया। मुझे यकीन है कि उसकी मदद के बिना भी मैं इस शक्ति को हासिल कर सकती हूँ। यहाँ आने से पहले ही अरबेल ने इस अजीबोगरीब सहजीवी जीव के साथ संबंध स्थापित कर लिया था। उसकी मदद से ही उसने ईदान को बांधा था और उससे पहले बेशरम हैली से निपट चुकी थी। अरबेल भी चुप रही और हैली से जुड़ी एक छोटी सी बात भी ईदान को नहीं बताई। डैन, क्या तुम्हें नए कार्य में कुछ अजीब लगा? अरबेल ने ईदान को गौर से देखते हुए पूछा। अरबेल के प्रश्न से थोड़ा उलझे हुए ईदान को कार्य की विषय वस्तु याद आने लगी। सिस्टम ने अंधेरे और प्रकाश की अपूर्ण दुनियाओं में से एक में प्रवेश करने और अपहरित जागृत लोगों को बचाने के लिए कहा, और इससे भी अधिक, सिस्टम ने कार्य पूरा करने के लिए एक समय सीमा दी। दूसरी दुनिया के 10 दिन, पृथ्वी के 3 दिनों से थोड़ा अधिक, है ना? अरबेल ने मुस्कुराते हुए ईदान के आश्चर्य को देखा और उसे एहसास हो गया कि उसे अब समझ आ गया था कि क्या हो रहा था। समय सीमा। सिस्टम ने हमारे लिए कार्य पूरा करने हेतु एक समय सीमा तय की है, जिसमें एक साथ 2 समय अवधियां निर्दिष्ट की गई हैं, एक दूसरी दुनिया के लिए और दूसरी हमारी दुनिया के लिए। ईदान ने सिस्टम के साथ अपनी दुनिया और लिम्बो के बीच के समय के अंतर के बारे में हुई पिछली बातचीत को याद किया। लेकिन कैसे? इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि, ईदान ने शुरू किया, लेकिन जब उसने अरबेल की तरफ देखा तो रुक गया। वो बस मुस्कुराती रही बिना कोई आश्चर्य दिखाए। एंकर, क्या दूसरी दुनिया में भी हमारा कोई एंकर है? ईदान ने पूछा और अरबेल ने सिर हिलाकर उसके अनुमान की पुष्टि कर दी। लेकिन कैसे? ईदान ने दोहराया और तुरंत उसे किसी ऐसे व्यक्ति की याद आ गई जिसे उसने काफी समय से नहीं देखा था। कोको? इसने हाँ कैसे कहा? ईदान ने पूछा। हाँ, अरबेल ने आत्मविश्वास से पुष्टि की। कार्यवाही शुरू करने से पहले मैंने सिस्टम से पूछा कि क्या कोको में एंकर लगाना संभव है। सकारात्मक जवाब मिलने के बाद मैंने सुरक्षित रहने का निश्चय किया। ईदान शब्द नहीं खोज पा रहा था। आप और कोको से मिली जानकारी के आधार पर मुझे यकीन नहीं था कि मैं अपने छोटे भाई को बचा पाऊंगी, इसलिए मैंने कोको से कहा कि वो चुपचाप उसका पीछा करे और अगर वो अघर हो जाए तो उसके पीछे पीछे दूसरी दुनिया में भी चली जाए। लेकिन तुम्हारा भाई तो यहीं रुक गया। कोको ने पोर्टल के माध्यम से दूसरी तरफ जाने का फैसला क्यों किया? ओह, मैंने कोको से यह भी कहा था कि यदि मैं अपने भाई को बचाने में सफल रही और यदि अन्य जागृत लोगों का अपहरण हो जाए तो उसे भी पोर्टल के माध्यम से दूसरी ओर जाना चाहिए और उनका पीछा करना चाहिए। अपने भाई को बचाने के अलावा मैं सिस्टम द्वारा दिए गए कार्य को नहीं भूला, क्योंकि उससे पहले मैंने व्यक्तिगत रूप से आपसे शहर की सुरक्षा के सिस्टम के कार्य को पूरा करने के लिए रुकने को कहा था। मेरे कहे गए शब्दों के बाद मैं अकेले इस कार्य को नहीं छोड़ सकता था। तो वो छोटी बच्ची दूसरी दुनिया में है? ईदान ने आश्चर्य से पूछा। जब उसे पता चला कि कोको दूसरी तरफ है तो उसने द्वार की ओर देखा। तुमने उसे कैसे मनाया? कैंडीज? हाँ, अरबेल ने सिर हिलाकर उसके अनुमान की पुष्टि कर दी। मुझे डर है कि कोको कैंडी के लिए कुछ भी कर सकती है, ईदान ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसे एहसास हो गया कि इस छोटी बच्ची को बहलाना कितना आसान है। उसे थोड़ी दया भी आती थी। मुझे छोड़ दो, ईदान ने विनती की, और इस बार अरबेल ने विरोध नहीं किया। उसने काले धागे बिखेर दिए जिससे ईदान आज़ाद हो गया।
बेले, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि ये मत सोचो कि हम हमेशा सिस्टम के कार्यों का सफलतापूर्वक सामना करेंगे, हालांकि इसके बावजूद कि हमारी पिछली सभी उपलब्धियां हैं। ईदान ने खुद को मुक्त करते हुए कहा और सीधे अरबेल की आंखों में देखते हुए ये शब्द पूरी गंभीरता से कहे। हमें सिस्टम के हर कार्य को गंभीरता से लेना चाहिए और किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हमें काम छोड़ना भी पड़े तो इसके लिए हमें जो भी दंड मिलेगा उसके बावजूद हमें तैयार रहना चाहिए, ईदान ने आगे कहा और अरबिल ने उसकी बातों में सहमति में सिर हिलाया। जहां तक इस काम की बात है, मुझे इसके बारे में सोचना होगा, ईदान ने अभी भी संशय में कहा। वो तुरंत कोई फैसला नहीं लेना चाहता था। वो पहले इसके फायदे और नुकसान के बारे में सोचना चाहता था और उसके बाद ही कोई फैसला लेना चाहता था। अरबेल और अन्य लोगों को छोड़कर ईदान एक तरफ चला गया और एक छोटा सा पत्थर ढूंढकर स्थिति के बारे में सोचने के लिए बैठ गया। ईदान अपने विचारों में डूबता और गंभीरता से सोचता देखकर अरबेल को मुस्कुराए बिना नहीं रह गया। उसे यकीन था कि जब तक ईदान उसके साथ है वो शांत रह सकती है। इसके अलावा वो ये जानकर खुश थी कि ईदान हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा था। अध्याय 321। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ईदान और नेड को छोड़कर जो अपने स्वामी के पीछे चले गए थे, अरबेल और अन्य लोग चारों ओर देखने लगे और जो कुछ हुआ था उसके परिणामों का आकलन करने लगे। नेड ने आग बुझा दी जिससे गांव पूरी तरह जलने से बच गया और कई लोगों को बचा लिया। हालांकि जब लड़कियों ने उनकी जांच शुरू की तो उन्हें एहसास हुआ कि हालांकि वो जीवित दिख रहे थे, लेकिन अंदर से वो मृत थे और आत्माविहीन जीवित सीपियों में बदल गए थे। द्वार अभी भी खुला था और सभी को डर था कि कहीं कोई किसी भी क्षण उसमें से बाहर ना आ जाए, इसलिए वो लगातार द्वार पर नजर रखे हुए थे। सहायता के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र की जांच करने के बाद भाई और बहन ने भी एक आरामदायक स्थान खोजा और उन्होंने बातचीत करने का फैसला किया। तो तुम अभी हाल ही में किसी दूसरी दुनिया से लौटी हो? अरसलान ने आश्चर्य से पूछा। हालांकि ईदान ने कुछ ऐसा ही कहा था, लेकिन अब जब उसने अपनी बड़ी बहन से ये बात सुनी तो वो हैरान रह गया। हाँ, अरबिल ने अपने भाई की प्रतिक्रिया से संतुष्ट होकर सिर हिलाया। टेलीपोर्ट होने के बाद हम खुद को जुनोनिया से अलग लेकिन उससे जुड़े हुए एक स्थान पर पाया। हमें बाहर निकलने और वापस आने का रास्ता ढूंढने में 2 महीने से ज्यादा लग गए। अरसलान ने बिना बीच में टोके अपनी बहन की कहानी ध्यान से सुनी। 2 महीने? उसने हैरानी से दोहराया। हाँ, हम सिर्फ 2 महीने ही वहां रहे और सोचिए हमें कितनी हैरानी होगी जब हमें पता चला कि हमारी दुनिया में 1 साल 9 महीने से ज्यादा बीत गए हैं। अरबेल ने उत्साह से पूछा। मेरे लिए यह स्वीकार करना खास तौर पर मुश्किल था कि तुम, छोटे भाई, मुझसे 1 साल से भी ज्यादा बड़े हो गए हो। क्या? अरसलान अपनी बहन की बात सुनकर हैरान रह गया। क्या मैं बूढ़ा हो गया हूं? हाँ छोटे भाई, तुम न सिर्फ बड़े हो गए हो बल्कि एक बेटा भी पैदा कर लिया है। अरबेल ने अपनी आवाज में थोड़ी नाराजगी के साथ जवाब दिया। अरसलान समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे किस बात से परेशानी हो रही थी, या तो उसकी उम्र ज्यादा हो जाना या फिर उससे पहले बेटा पैदा कर लेना। अरबेल ने संक्षेप में बताया कि लिम्बो में उनके साथ क्या हुआ था और उस दौरान वो किन लोगों से मिले थे, लेकिन सिस्टम का जिक्र नहीं किया। दोनों समझ गए थे कि सिस्टम के बारे में जानकारी किसी को ना बताना ही बेहतर है, इसलिए दोनों में से किसी ने भी इस विषय पर बात नहीं की। क्या आप अभी तक आयरीन से मिले हैं? अरसलान ने पूछा। हाँ, पहले हम एक रेस्टोरेंट में मिले थे, लेकिन फिर मैं उसके घर गई और तुम्हारे बेटे को देखा। वो बहुत छोटा था और बिल्कुल तुम्हारी जैसा था। अचानक उसकी नज़र बदल गई और अरसलान ने आह भरी। उसे एहसास हो गया कि सब कुछ कहाँ जा रहा है। बहन, उसने कहना शुरू किया, लेकिन अरबेल ने उसे बीच में ही रोक दिया। अभी नहीं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। इस मुद्दे में ना सिर्फ उसकी रुचि थी बल्कि ईदान की भी थी, जो ये जानना चाहता था कि क्या अरसलान अपनी बड़ी बहन आयरीन को धोखा दे रहा है। अच्छा, अरसलान ने सहमति जताते हुए कहा, ये देखते हुए कि उसकी बहन ये कहते समय कहाँ देख रही थी। तो अब तुम उसकी प्रेमिका और मंगेतर हो? अरसलान ने विषय बदलते हुए पूछा। अपने भाई का सवाल सुनकर अरबेल मुड़ी और उसकी आंखों में देखते हुए सिर हिलाया। उसे अपने भाई से ये बात छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। अरसलान को तब हैरानी हुई जब उसने अपनी बहन के व्यवहार में कोई शर्मिंदगी या असहजता नहीं देखी जिसकी वो उम्मीद कर रहा था, बल्कि उसने बस एक दृढ़ सिर हिलाया। बहन, आप समझते हैं कि परिवार, अरसलान ने कहना शुरू किया, लेकिन अरबेल ने उसे फिर से रोक दिया। छोटे भाई, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं नहीं, हम अपने परिवार की राय की परवाह करते हैं? उसने सच्ची गंभीरता से पूछा। अपनी बहन की दृढ़ता और ईमानदारी देखकर अरसलान हैरान रह गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। फिर अपनी बहन और होने वाले जीजाजी की हिम्मत को याद करते हुए अरसलान को एक बार फिर यकीन हो गया कि अरबेल और ईदान दोनों इससे कहीं आगे बढ़ गए हैं। भाई बहन की बातचीत में ईदान और नेड के आने से खलल पड़ी।
नेड, जो एक काले लोमड़ी के भेस में ईदान का पीछा कर रहा था, उसने रेड फॉक्स गिल्ड की लड़कियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वे ये जानना चाहती थीं कि ये किस तरह का जानवर है और ईदान से उसका क्या रिश्ता है, क्योंकि वो जानवर उसका पीछा कर रहा था। डैन, अरबेल ने पुकारा। हमें बात करनी है, ईदान ने जवाब दिया। अरसलान पहले की तरह अपनी बहन को ईदान को इतने प्यार से पुकारते सुनकर हैरान था, लेकिन फिर वो बस मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे उनका व्यवहार मज़ेदार और प्यारा लगा। ठीक है, अरबेल ने उठते हुए कहा, लेकिन उसके भाई ने ये काम उससे पहले ही कर दिया। मैं बीच में नहीं बोलूंगा, अरसलान ने कहा और दंपति को बातचीत के लिए अकेला छोड़ दिया। जल्द ही अतिरिक्त बल पहुंच जाएगा, ईदान ने शुरू किया। जाने से पहले मैंने जागृत और सैन्य संघ को सूचित कर दिया, उन्हें बाहरी लोगों के साथ स्थिति, जानवरों की लहर के कारणों और इस गांव के स्थान के बारे में संक्षेप में बताया। अरबेल ने ध्यानपूर्वक उसकी बातें सुनते हुए सिर हिलाया। कार्य के बारे में मैंने अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। हमारे पास 3 दिन से थोड़ा ज्यादा समय है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले मैं इस समय का लाभ उठाना चाहूंगा, ईदान ने थोड़ा विचार करने के बाद कहा। मैं लिम्बो जाने की योजना बना रहा हूं। अनिश्चितता में? लेकिन क्यों? ईदान के अचानक निर्णय से चौंककर अरबेल ने सोचा। मैं जेमिनिया से कहना और उसे मनाना चाहता हूं कि वो तुम्हारे लिए वही करे जो उसने पहले ही कर दिया है। मुझे 3 दिन से ज्यादा समय चाहिए। ईदान की गंभीर आंखों में देखते हुए अरबेल को एहसास हो गया कि उसने अपना मन बना लिया है। विरोध न करते हुए उसने बस सिर हिला दिया। हम हाल ही में लौटे हैं और हमारी क्षमता अभी तक ठीक नहीं हुई है, अरबेल ने रिभा दिया। हाँ, मैंने पहले ही इस बारे में सोच लिया है और सिस्टम से पूछा है कि क्या रोलबैक समय को तेज करना संभव है। जैसा कि मैंने सोचा था, अगर हम क्षमता के पुनर्प्राप्ति समय को कम करना चाहते हैं तो हमें सिस्टम पॉइंट्स के साथ भुगतान करना होगा। कितना? लगभग 2000 सिस्टम पॉइंट्स, ईदान ने ईमानदारी से उत्तर दिया। क्या? 2000 सिस्टम पॉइंट्स? अरबेल इतनी रकम सुनकर लगभग गिर पड़ी और गाली देने लगी। ये तो बहुत ज्यादा है। चिंता मत करो, मैं उनका उपयोग नहीं करने वाला। मैं बस इस क्षमता के अपने आप ठीक होने का इंतजार करूंगा। अगर जेमिनिया सहमत हो जाती है तो उसने जो समय दिया है वो पर्याप्त होगा, ईदान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये देखकर कि अरबेल को इस क्षमता को वापस लाने में तेजी लाने के लिए आवश्यक सिस्टम पॉइंट्स की कीमत पर कितना झटका लगा था। लेकिन तुम्हें समय की क्या आवश्यकता है? अरबेल ने पूछा, हालांकि वो पहले ही अनुमान लगाने लगी थी कि ईदान क्या करने वाला है। इर्जा की मौजूदगी ही बताती है कि दूसरी दुनिया एक खतरनाक जगह है। हमारी मौजूदा गोल्डन रैंकिंग ताकत के साथ वहां जाना मूर्खता होगी, इसलिए वहां जाने या ना जाने का फैसला करने से पहले मैं दूसरी वंशावली को अनलॉक करने और पाने की कोशिश करना चाहता हूं, ईदान ने जवाब दिया। जैसा मैंने सोचा था, अरबेल ने उसके शब्द सुनकर मन ही मन कहा। तुरंत वो कल्पना करने लगी कि ईदान किस तरह का वंश चाहता है और साथ ही ये भी सोचने लगी कि वो अपने नए रूप में कैसा दिखेगा। आखिरकार उसके चेहरे पर हल्की सी लालिमा आ गई।